नमस्कार छात्रों, मैं संगीता धादवड़ आपका स्वागत करती हूँ। आज हम अविकारी शब्द किसे कहते हैं और उसके भेद देखेंगे। सबसे पहले हम अविकारी शब्द किसे कहते हैं उसकी परिभाषा देखेंगे। अविकारी या अव्यय ये शब्द है जिनके रूप में लिंग, वचन, कारक, काल और कारक के प्रभाव से कोई अंतर नहीं आता। तो यहाँ पर हम उसके कुछ उदाहरण देख लेते हैं। अविकारी शब्दों के बारे में जानते हैं। सबसे पहले नीचे दिए गए वाक्य हम पढ़ेंगे। यहाँ पर देखो, लड़का फौरन खड़ा हो गया, लड़की फौरन खड़ी हो गई। लड़का फौरन खड़ा हो गया, लड़के फौरन खड़े हो गए। लड़का फौरन खड़ा होता है, लड़का फौरन खड़ा हो गया, लड़का फौरन खड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने देखा वर्तमान, भूतकाल, भविष्यकाल, इन सारे कालों में यह वाक्य में बदलाव आ जाता है। लेकिन अगर हम ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर फौरन शब्द में कोई भी बदलाव नहीं आया। काल बदल चुका, लेकिन यहाँ पर फौरन शब्द वैसे का वैसा ही रहा। लड़के को, यहाँ और एक वाक्य देखते हैं। लड़के को फौरन खड़ा होने के लिए कहा गया, लड़के से फौरन खड़ा होने की उम्मीद की गई। इस वाक्य में भी यही दिखाई देता है कि फौरन शब्द वैसे ही रहा। यानी फौरन शब्द, वैसे तो फौरन शब्द के समान और भी अनेक ऐसे शब्द हैं कि जिनका काल, लिंग, वचन या कारक, उसका कोई भी असर इन वाक्यों पर नहीं पड़ता। जिन पर लिंग, वचन, काल और कारक का असर नहीं पड़ता, वे प्रत्येक वाक्य में समान रहते हैं। ये अविकारी शब्द होते हैं। इन्हें अव्यय कहा जाता है। अब हम अविकारी शब्द के भेद देखेंगे। क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और क्रिया विशेषण। सबसे पहले हम क्रिया विशेषण अव्यय, इसकी परिभाषा देखेंगे। परिभाषा, जो अव्यय क्रियाओं की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। उदाहरण के तौर पर, आजकल लोग ठीक से बताते भी तो नहीं। यहाँ देखो कौन सी क्रिया है, नहीं की। क्या नहीं बताते? ठीक से बताते नहीं। आजकल, तो यहाँ पर नहीं, इस क्रिया पर आजकल का प्रभाव पड़ता है, इसलिए ये आजकल क्रिया विशेषण है। मैंने धीरे धीरे से आंखें खोली। कैसे खोली? कौन सी क्रिया हुई? आँख खोलने की, लेकिन कैसे खोली? धीरे धीरे। तो यहाँ धीरे धीरे क्रिया विशेषण अव्यय है। उपयुक्त वाक्यों में आजकल, धीरे धीरे ये शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं। अतः ये क्रिया विशेषण अव्यय है। क्रिया विशेषण अव्यय के और भी भेद है। कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण और वृत्तिवाचक क्रिया विशेषण। अब कालवाचक क्रिया विशेषण की परिभाषा देखेंगे। जिन क्रिया विशेषणों से क्रिया के होने के काल का बोध हो, जैसे अब, जब, कब, तब, पहले, पीछे, आज, कल, परसों, नित्य, कभी, तभी, तुरंत, सुबह, शाम, दोपहर, प्रतिदिन, रात भर, आजकल आदि। यह उदाहरण के तौर पर हम एक उदाहरण देखते हैं। अब हमारे चलने का समय हो गया। अब, यहाँ पर काल का बोध होता है अब शब्द से, तो इसलिए ये
कालवाचक क्रिया विशेषण है, मतलब काल का पता चलता है। दूसरा है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। जिन क्रिया विशेषणों से क्रिया के होने के स्थान का बोध हो, आगे पीछे ऊपर नीचे यहाँ वहाँ जहाँ कहाँ, बाहर भीतर इधर उधर दाएं बाएं निकट पास मध्य आदि। तो यहाँ पर उदाहरण के तौर पर देखेंगे, उमा यही रहती है। कहाँ रहती है? यही। दूसरा उदाहरण, मेरे इर्द गिर्द अनेक लोग खड़े थे। इर्द गिर्द और यही, इससे स्थान इसका पता चल जाता है निश्चित स्थान से। तो यहाँ पर क्या होता है? स्थानवाचक क्रिया विशेषण। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। जिन क्रिया विशेषणों से क्रिया के होने का परिमाण का बोध हो, उसे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। इतना उतना जितना कितना, कम बहुत थोड़ा अधिक ज़्यादा, काफी केवल अल्प अत्यंत जरा कुछ आदि। जैसे जितना पढ़ोगे उतनी सफलता पाओगे। उतनी, ये परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। मैंने देखा कुछ लोग आ रहे। कुछ, ये भी परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। रीतिवाचक क्रिया विशेषण। जिन क्रिया विशेषणों से क्रिया के होने के रीति का बोध हो, जैसे ऐसे कैसे जैसे वैसे, जल्दी धीरे धीरे धीरे, सहसा अचानक एकाएक, शायद चुपचाप झटपट चुपके चुपके आदि। उदाहरण के तौर पर, मानो जल्दी आओ। दूसरा है, रमजानी चुपचाप खड़ी देख रही थी। तो इन दोनों वाक्यों में क्रिया के रीति का बोध होता है। जल्दी और चुपचाप, ये दोनों शब्द रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। मतलब कौन सी क्रिया कर रहे हैं या। समुच्चय बोधक अव्यय आगे का। जो अव्यय एक वाक्य को दूसरे वाक्य से, एक शब्द समूह को दूसरे शब्द समूह से या एक शब्द को दूसरे शब्द से जोड़ते हैं, उन्हें समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे कि और, तथा, या, अथवा, किंतु, परंतु, लेकिन, क्योंकि, इसलिए, तथापि, बल्कि आदि। उदाहरण के तौर पर, मैं कल पाठशाला नहीं गई क्योंकि मैं बीमार थी। देखो, यहाँ पर शब्द समूह है या दो वाक्य है। मैं कल पाठशाला नहीं गई और दूसरा वाक्य है मैं बीमार थी। इन दोनों वाक्यों को जोड़ने का काम क्योंकि इस समुच्चय बोधक अव्यय ने किया है। संबंध बोधक अव्यय। जो अव्यय संज्ञा या सर्वनाम के बाद आकर उस संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ जोड़ते हैं, उन्हें संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। के आगे, के पास, के अंदर, से बाहर, से पीछे, से पहले, के निकट, से दूर, के पास, के अंदर, के सामने, भर आदि। उदाहरण के तौर पर, पाठशाला के सामने मंदिर है। देखो, यहाँ पर दो संज्ञा है, पाठशाला और मंदिर, और इन दोनों संज्ञा को जोड़ने का काम के सामने इस शब्द ने किया है, इसलिए यह संबंधबोधक अव्यय है। मैं अपने परिवार के साथ इंदौर से गोवा पहुंचा। तो यहाँ पर भी देखो, परिवार और इंदौर, इन दोनों शब्दों को जोड़ने का काम के साथ इस अव्यय ने किया है। विस्मृति बोधक अव्यय। जिन अव्यय का संबंध वाक्य के किसी पद से नहीं होता, बल्कि जो अव्यय केवल वक्ता के आनंद, हर्ष, भय, शोक, तिरस्कार, घृणा आदि भाव सूचित करते हैं, उन्हें विस्मृति बोधक अव्यय कहते हैं। मतलब सिर्फ भाव व्यक्त होते हैं। ओह, कितना बड़ा सांप है। दूसरा,
अरे मेरी भी तो सुनो। इन दोनों शब्दों में ओह, तो यहाँ से मतलब साफ देखने के बाद हमारे मुंह से शब्द निकल जाता है। अरे मेरी भी तो सुनो, ये दोनों शब्द क्या है? वो और अरे विस्मयदिबोधक अव्यय। अब हम जो अव्यय के भेद हमने देखे उसी पर आधारित यहाँ पर स्वाध्याय दिया है। उस स्वाध्याय को और जो हमने व्याकरण का पाठ देखा वह सब अपनी कॉपी में लिखिए। निम्नलिखित वाक्यों में अधोरेखांकित शब्दों का शब्दभेद लिखिए। पहला, वाह क्या बात है। दूसरा, उसने ड्यूटी पूरी की। तीसरा, आप सच्चे सन्यासी हैं। चौथा, पेड़ के ऊपर पंछी बैठा है। पांचवा, तुम साहसी और बहादुर हो। 6, वह एक वृक्ष के नीचे बैठा था। 7वां है, तुमने क्या सफाई दी। इन 7 वाक्यों में मैंने अधोरेखांकित जो शब्द मतलब यहाँ पर जो अधोरेखांकित शब्द किए गए हैं उन शब्दों का भेद आपको पहचानना है और वह अपनी कॉपी में लिखना है। धन्यवाद।